नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? क्लास 9 के लिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 9 के लिए चैप्टर 3 लेके आए हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, इस चैप्टर में समझेंगे 10 क्वेश्चन को, मतलब 10 पॉइंट को, और ये 10 पॉइंट को अगर जिक्र कर दिया जाए तो ये इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है नाज़ीवाद क्या है, और तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र किसे कहते हैं, इसमें कौन देश शामिल थे, मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सबसे बड़ी भूल क्या थी, नवंबर का अपराधी किसे कहते हैं, घेटो या दबड़ा किसे कहते हैं, हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ, वाइमर गणराज्य का जन्म किन समस्याओं के कारण हुआ, उनकी समस्याएं क्या थी, जन्म में आए 1923 में आर्थिक संकट की चर्चा करें, कार्ल मार्क्स और उसके विचारों पर रूसी क्रांति के असर के बारे में पढ़ना है। ये 11 क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि नाज़ीवाद क्या है। तो नाज़ीवाद जो है वो हिटलर की एक विचारधारा है। नाज़ीवाद क्या है? हिटलर की एक विचारधारा है, याद आएगा। अब चलते हैं नाज़ीवाद की विचारधारा है क्या। तो सभी समाज के जो जर्मन साम्राज्य के बराबरी का हक नहीं था, मतलब जर्मन में रहने वाले जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको एक बराबर का हक नहीं था। ठीक है, अब जर्मन में रहते कौन से, तो जिप्सी रहते थे, जर्मन रहते थे, ईसाई रहते थे। तो उसमें से सिर्फ जीने का हक उन्हीं को था जो शुद्ध नाज़ी थे और अच्छे नस्ल के थे, और बाकी जो नस्ल के सही नहीं थे, मतलब जो अपंग थे, विकलांग थे, समाज के कल्याण में नहीं थे, जो गोरे नहीं थे, जिनकी आंखें भूरी नहीं थी, शुद्ध नाज़ी नहीं थे, नस्ल भेदी थे, तो उन लोगों को मार के घर उतार दिया जाता था। तो वह है नाज़ीवाद विचारधारा, जो हिटलर की विचारधारा थी। अर्थात हिटलर के अनुसार है अच्छे नस्लों को ही जीने का हक है, बाकी नस्लों को मार डालो। इसके बाद था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में चलते हैं, धुरी राष्ट्र किसे कहते हैं और मित्र राष्ट्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जर्मनी, इटली और जापान, जिसे कहते हैं धुरी राष्ट्र। जर्मनी, इटली और जापान जिन्होंने साथ दिया था, एक साथ थे, तो ये थे धुरी राष्ट्र। और फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। इन्हीं के बीच में आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है घेटो और डबड़ा क्या है। तो यहूदी बल्कि अलग समाज, अलग बस्तियों में रहते थे, इन्हें घेटो या डबड़ा कहते थे। लास्ट में इन यहूदियों को मार के घाट उतार दिया गया, घेटो या डबड़ा, जो सामान्य से अलग रहते थे। नवंबर का अपराधी किस थे, तो वाइमर गणराज्य जो है, इनके समर्थकों को, वाइमर गणराज्य के समर्थकों को आपको नवंबर का अपराधी कहते हैं। ये वाइमर गणराज्य क्या है, तो जो जर्मन का विभाजन हुआ था आपको प्रथम विश्व युद्ध के हर जाने के बाद, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुआ था, इस संधि में जर्मनी के एक विशेष भाग को, जहाँ पे जर्मनी का संसाधन रहता था, जहाँ पे खनिज, कोयले, ये सब पाए जाते थे, उस क्षेत्र को हरजाना रूप में लूट लिया गया, इसे कर्ज के रूप में रख लिया गया। तो इसके विरोध में हिटलर को बहुत ही घातक चुभता रहता था। तो इस हिटलर का उदय माना जाता है। हिटलर का उदय क्यों माना जाता है, इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ को पहले ध्यान से पढ़ाते हैं, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को जिक्र करेंगे। हिटलर का कैसे उदय हुआ, हिटलर कितना तानाशाही था, उसने मौत के लिए क्या तांडव रचा था, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको जानने के लिए जिज्ञासा आप रखते हैं। तो इससे पहले आपको उन क्वेश्चन को बताएं पार्ट 2 भाग में। तो पार्ट 1 भाग में आप पूरे लेसन को पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिटलर का उदय, नाज़ीवाद। अध्याय 3 देख रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने ये देखा कि क्या कारण रहे, क्या गतिविधियां रही जिसके कारण हिटलर की बात हुई। हिटलर ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया था, और नाज़ी उसकी पार्टी थी। नाज़ी का नाम हमने देखा था कहां से आया था। तो नाज़ी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी,
उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और नाजियों का जो विश्व दृष्टिकोण था, क्योंकि कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी, कुछ चीजें बार बार हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इतिहास में दर्ज है। कई जगह पे इसके बारे में बात होती है, कई किताबों में इसके बारे में बहुत तफसील से लिखा गया है। और ये बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चली, ये ज्ञान में नहीं थी लोगों की। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तभी लोगों को पता चला कि ये सब चीजें हो रही हैं या हो, क्योंकि उस समय इस तरीके से सूचना प्रणाली तो बहुत ज्यादा तत्पर नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल वगैरह तो हुआ करते नहीं थे। तो नाजियों के जो अपराध थे वो उनकी कुछ मूल मान्यता थी और उसके कुछ खास व्यवहार थे। तो नाजी जो विचारधारा है, या फिर ये कहें जो नाजी पार्टी की विचारधारा से को समर्थन करने वाले लोग हैं, तो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाचक थी इनकी एक दृष्टिकोण जो नाजी विचारधारा है। इस दृष्टिकोण में कोई भी बराबरी नहीं है, यानी कि समाजों में बराबरी का हक नहीं था। यानी कि जो नस्ल के आधार पर कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बेहतर हैं, कुछ कमतर हैं। तो जो ब्लॉन्ड है, इनका नजरिया यह था कि जो ब्लॉन्ड है, यानी कि जो नीली, ब्लॉन्ड का शब्द का मतलब होता है कि नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले, जिनकी नीली आंखें होती हैं और जिनके सुनहरे बाल होते हैं, इनको ब्लॉन्ड कहा जाता है। तो जो ब्लॉन्ड है, नीली आंखें वाले, जो नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं, आर्य बताए जाने वाले एक ये शाखा है नॉर्डिक जर्मन आर्य की। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन के जैसे दिखते थे, जर्मन लोगों के जैसे दिखते थे। तो अब बात ये हुई कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्य है, ये सबसे ऊपर है पायदान में, और यहूदी यानी कि ज्यूज ये सबसे निचले हैं। तो यहूदियों को कुछ इस तरीके से देखते थे ये लोग कि को नस्ल विरोधी आर्यों का, जो आर्य अपने आप को ये माना करते थे, उसके कट्टर शत्रु माना जाता था इनको। अब बाकी जो थे, मैं इसको इस तरीके से बताऊं आपको कि सबसे ऊपर आप जर्मन समझ ले, और सबसे नीचे ये ज्यूज हैं या फिर यहूदी है। तो यहूदी यह के लिए लिखता हूं, बाकी जो है इसके नीचे आते थे, जिसके इनके बीच में आते थे, इसके नीचे और इनके ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने एक इनकी विचारधारा थी, दृष्टिकोण था कि लोग जो है नस्ल के आधार पर उन्होंने इन सबको माना, समाज को माना। तो बाकी जो भी समाज है वो जो उनके रंगरूप है, जैसे जर्मन आर्यों और यहूदियों के, इनको बीच में रखा गया। अब हिटलर ने क्या किया, या हिटलर की जो नस्ली सोच थी, या नाजियों की जो नस्ली सोच थी, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर इन जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डार्विन ने कभी भी ये नहीं कहा कि इंसानों के लिए क्या है। डार्विन ने अपनी एक अवधारणा दी, एक बात कही, लेकिन अपने चीजों को प्रूव करने के लिए नाजियों ने इनका नाम लेके या इनकी विचारधारा को मान के ये माना कि हाँ, जो भी सबसे फिटेस्ट है वो रहेगा, बाकी सबको मरना पड़ेगा या वो चले जाएंगे। तो डार्विन वैसे प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने जो प्रकृति चयन है कि जो जैसे एक पिग है या एक डॉग है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में से 2 या 1 ही जी पाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी थी। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अति जीविता का सिद्धांत दिया, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वो जिंदा बचेगा, वही रहेगा। तो बाकी जो प्रजातियां हैं, अगर वो अपने आप को खुद ढाल लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं वातावरण की स्थितियों से, तभी वो पृथ्वी में जिंदा रह सकती है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि डार्विन के चयन का जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियरली, विशुद्ध तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए था। इंसानी हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। लेकिन जो नस्लवादी विचारक थे और जो राजनेता थे, उन्होंने अपनी बातों को सही ठहराने के लिए डार्विन का उपयोग किया। अब नाजियों की बड़ी बहुत सिंपल सी बात थी, दलील थी उनकी, कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो रहेगी, बाकी सबको खत्म कर, या तो खत्म हो जाएंगी या उनको खत्म कर देना चाहिए। तो जिस अपने आप को जहां वो मानते थे आर्य, वो नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी जरूरी है कि नस्ल को शुद्ध भी रखना है। ऐसा ना हो कि अशुद्ध लोगों के साथ क्रॉस करके, रिप्रोडक्शन करके गलत नस्ल आ जाए। तो हिटलर की विचारधारा का जो दूसरा पहलू था वो लेबेन्स ट्राउम,
यानी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर बसाना है या लोगों को अपने लोग जैसे जो नस्ल उनकी है उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको जमीन चाहिए होगी, इलाका चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होगा। तो इसी विचारधारा के अनुसार हिटलर की नजर ये थी कि जर्मन राष्ट्र को ज्यादा संसाधन मिलना चाहिए, जर्मन लोगों को, और इससे जैसे संसाधन मिलेगा, जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, तो बेहिसाब शक्ति आ जाएगी उनके पास। तो बस इन्होंने, हिटलर साहब ने क्या किया कि वो आसपास के इलाके जो है उसको मिलाना शुरू किया, या मिलाने की एक सोच बनाई, और पोलैंड जो उनके बिल्कुल करीब में था, उनकी उनसे बाउंड्री मिलती थी, वो पहली इस बात की प्रयोगशाला बनी। नस्लवादी राज्य की स्थापना से हम क्या समझते हैं, फिर से मैं ही बताता हूं कि सत्ता या पावर में पहुंचते ही जो नाज़ी है, उन्होंने जो शुद्ध, वो मानते थे कि ये शुद्ध जर्मन है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ब्राह्मण, वैश्य, आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके जो डिवीजन है, वो भी वहां पर उसी तरीके से समझ लीजिए कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं और ये शूद्र है वो उनको बहुत कमतर माना जाता था पहले जमाने में। आज तो सब बराबर है, लेकिन उस समय, क्योंकि ये पहले जमाने की बात हो रही है, वहां पर जो नस्ली समुदाय है उनकी स्थापना करनी है, उसके लिए उनका सपना था, इसको लागू करना था। तो उसके लिए क्या किया, जो विस्तारित जर्मन है उसमें जितने भी, मतलब जो भी उनके पास इलाका है उसमें जो समाज है और जो ऐसे नस्ल है जो अवांछित है, जिनको वो अशुद्ध मानते थे, उनको खत्म करना शुरू किया। वो केवल ये चाहते थे कि उनका जो समाज हो वो शुद्ध, बिल्कुल क्लीन और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य हो। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है, स्वस्थ, यानी कि जो नॉर्डिक आर्य अस्वस्थ हैं वो भी उनके लायक नहीं, वो सब के सब अवांछित है। अब अवांछित लोगों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी लोग जर्मनों के या फिर उनके पैरामीटर में सही नहीं बैठते थे, उनको किस तरीके से रखा जाता था या क्या किया जाता था कि जो लोग मान लीजिए थोड़ा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनको यूथनेजिया या फिर आप ये समझ लीजिए दया मृत्यु दे दी जाती थी। तो जो मैंने शुरुआत में, हमने जब बात शुरू की थी तो हेलमुट एक बच्चा था, उसके बारे में बात की थी, तो उनके पिता ने भी ऐसे, वो क्योंकि नाज़ी थे तो उन्होंने भी कई लोगों को, जो जर्मन भी थे, जो मानसिक और शारीरिक रूप से जर्मन लोग थे, जो उन्हीं के श्रेणी में आते थे या उन्हीं के जो नॉर्डिक अस्वस्थ नॉर्डिक आर्यों में आते थे, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे, तो बस उनको भी मार दिया। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि यहूदी, देखिए यहूदियों का तो कत्लेआम हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो बाकी अवांछित श्रेणी के लोग हैं उनको भी इन्होंने खत्म किया। अब ये यहूदी के साथ ही नहीं हुआ, जो जिप्सी थे, अश्वेत थे, यानी कि जिनको, जो थोड़े से ब्लैक कलर के थे, उनसे या तो जर्मन नागरिकता छीन ली जाती थी या फिर उनको मार दिया जाता था। रूसी और पोलिश मूल के लोग जो थे उनको भी थोड़ा कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस पे कब्जा करने की बात कही, तो बहुत स्थानीय लोग, जब उन्होंने उस पे आक्रमण किया या फिर उनको मिलाने की कोशिश की, तो वहां के लोगों को गुलामों की तरह रखा गया और बहुत ही, मतलब दयनीय अवस्था हो जाती थी जो इनके कब्जे में आ जाता था। तो नाज़ी जर्मनी में सबसे ज्यादा बुरा हाल, जैसे मैंने कहा कि ये कहीं बिल्कुल छिपा नहीं है कि ज्यूज या यहूदियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनके यहूदियों के प्रति क्या होता है कि जो ईसाई धर्म है उसमें ये माना गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि, या फिर ये माना गया लोगों ने कि ईसाइयों का ये आरोप रहता है कि ईसा मसीह को, जो उनके प्रभु हैं, उनको मारा किसने था? यहूदियों ने। और ईसाई क्या काम करते हैं? या तो वो हत्यारे हैं या वो सूदखोर है। सूदखोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले, यानी पैसा देते हैं उसका ब्याज वसूलते हैं, इंटरेस्ट वसूलते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया है जिप्सी, ये भी एक श्रेणी है। तो ये, इनको इस तरीके से माना जाता था कि ये इन्होंने ईसा मसीह को मारा है, ये उसी कुल से आते हैं। हत्यारे और सूदखोर है कौन? ज्यूज, यानी कि यहूदी। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन लेने की मनाही थी। उसके बाद वो क्या करते थे कि या तो अपना व्यापार करते थे या फिर यही इंटरेस्ट का धंधा करते थे, और बाकी समाज से वो अलग रहते थे। यानी जैसे घेटोज नहीं होता है, जैसे दड़बा, मुर्गी का दड़बा होता है, वहां रहते थे। अब
नस्ल संहार जो होता है, जैसे किसी एक, जिसे कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग, उसके हिसाब से ईसाइयों को ने बार बार इनका सफाया किया। किनका? ज्यूस का। अब उनके खिलाफ जब तब कभी भी हिंसा हो जाती थी, इनको खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयों से बचने के लिए उनका ये रास्ता था कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। बट ये और ईसाइयों को कोई, अब ये समझिए, ईसाई जो यहूदी जर्मनी में रहते थे वो कोई अलग नहीं थे, वैसे ही दिखते थे, उन्हीं की संस्कृति में वो मिल गए थे। लेकिन हिटलर ये नहीं मानता था। उसकी वो जो है धर्म, वो मानता था कि धर्म अगर इन्होंने धर्मांतरण भी कर लिया है, यहूदी धर्म को या जूइश छोड़ के वो आ गए अगर इसमें क्रिश्चियनिटी में, तो इससे कोई असर नहीं होगा उनको। उनका मेन हिटलर का ये इंटेंशन था कि बस खत्म करो, ये पूरी की पूरी जो क्रीड है, नस्ल है, इसी का खात्मा होना चाहिए। तो सन 1933 से लेकर 38 तक नाजियों ने यहूदियों को बहुत, मतलब एक तो साधनों से हीन कर दिया, आतंकित किया, दरिद्र थे वो, और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि उनको अलग थलग कर दिया। जैसे हमारे यहाँ हुक्का पानी नहीं बंद होता है, वैसे कर दिया। यहूदी देश को छोड़ के जाने लगे। और 1939 से 45 तक, यानी 1939 से 45 के दौर में ये यहूदी है कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करते थे। यहाँ पर ये मैं बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि यहूदियों को एक खास इलाके में इकट्ठा कर दिया जाता था और बस गैस चैम्बरों में डाल के उनको मार दिया जाता था। मतलब ये रणनीति अपनाई गई इस समय। आप सोचे, आज के समय में ऐसी चीज हम सोच भी नहीं सकते कि जत्थे के जत्थे लोगों को ग्रुप में डाल के आप गैस चैम्बरों में डाल दें, गैस वहां आएगी और लोग वहीं मर जाएंगे। इसके चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी भयावह स्थिति थी। अब आपको एक चित्र पहले दिखाता हूं, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। ये है यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी, मतलब जिसमें हम कोयला ढोते हैं ना, मालवाहक, वैसे लोगों को ढोया जाता था और लेके जाया जाता था वही गैस चैम्बरों की जगह पे, और वहां मार दिया जाता था। तो यही इसका शब्द है, नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया। यूटोपिया भी, ये शब्द आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि नस्ली कल्पना लोक क्या था। नाथसी जो थे वो अपना जो उनका कातिलाना स्वभाव था, ये कहें नस्लवादी कल्पना लोक की हमारी नस्ल रहनी चाहिए, तो इस तरीके से वो विश्व के निर्माण में लग गए कि इस पृष्ठभूमि में वो ये अपना आगे बढ़ाएंगे। तो जनसंहार हो रहा था और युद्ध, ये तो अब देखिए, अगर युद्ध होगा तो जनसंहार भी होगा। तो पोलैंड को पहली बात तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। पहला तो पोलैंड की बुरी हालत हुई। उत्तरी पश्चिम पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिल गया। अब पोलैंड के लोग जो है अब क्या कर रहे थे, वो अब क्या करते थे, वो भागना पड़ा उन्होंने। वो इधर उधर जाके यूरोप के दूसरे देशों में अपना रहने लगे या फिर भागे वहां से। फिर उसके बाद उनको क्या किया गया कि जो मवेशियां होते हैं, जानवरों की तरह, उनको दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया, जो कि वहां के निवासी थे, पोलैंड के निवासी ही, वहां से उनको भगा दिया गया, फिर एक जगह जमा कर दिया गया। तो जर्मन साम्राज्य में जितने भी अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक, ये जो एक जनरल गवर्नमेंट नामक है जगह है, वहां पर रखा जाता था। तो जो पोलैंड में जो समझदार लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनको तो मारा ही गया। और एक तरीके से क्या कर दीजिए कि जो पोलैंड को बौद्धिक और आध्यात्मिक तौर पे इन्होंने, जर्मनी ने या फिर क्या कहे नाजियों ने, गुलाम बना लिया। अब हो क्या रहा था कि क्योंकि पोलैंड और जर्मनी एकदम आसपास है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आसपास है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखिए लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा बात करते हैं, सारी दोनों भाषाएं भी एक है, बहुत कम अंतर है उनमें, क्योंकि एक ही देश से बना है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो जर्मनी है, पोलैंड आसपास, तो जर्मनी के लोग भी और पोलैंड के लोग भी एक जैसे दिखते थे। तो पोलैंड के क्या किया करते थे, ये माँ बाप से, पोलैंड में जो माँ बाप है उनसे बच्चे छीन लिए जाते थे, फिर इनका बाकायदा टेस्ट होता था, इनका नस्ल विशेषज्ञों के पास जाता था ये लोग, मतलब इनका जो नस्ल है उसकी छानबीन होती थी। अगर ये नस्ल इनकी अच्छी होती थी तब तो इनको पाला जाता था, जर्मन परिवारों को दे दिया जाता था, जिसे फॉस्टर परिवार कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इस लायक नहीं निकलते थे,
तो उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, या फिर आप जानते ही हैं कि उस समय क्या होता था, मार दिया जाता था। तो जनरल गवर्नमेंट के कुछ बहुत विशालतम घेटो जैसे दड़बे और जो गैस चैम्बर है इसलिए थे, और वहां पर यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था, जैसे कि मैंने आपको ये चित्र में दिखाया। अब ये मौत का सिलसिला ना, इसका ये बड़ा स्टेप वाइज काम हुआ है इसके पीछे। पहली चीज तो है कि इनका बहिष्कार किया गया। जितने भी लोग थे, जैसे यहूदी थे या बाकी लोग जिनको जर्मन, या फिर जर्मनी की बात नहीं कहूंगा, जर्मन लोग सब एक जैसे नहीं थे, नात्सियों की बात की जा रही है यहाँ पे। जो नात्सी थे, पहली बात तो उन्होंने देखिए कि ये कहा कि यहूदी व्यवसायों का पहले तो बहिष्कार कर दिया जाए, सरकारी सेवाओं से यहूदियों को निकाल दिया जाए, और यहूदियों की या फिर ज्यूज की जो संपत्ति है की जब्ती कर ली जाए, उनकी बिक्री कर दी जाए, और उनके जो प्रार्थना घर है जिनको हम सिनागोग कहते हैं उसको जला दिया जाए। तो ये देखिए, एक पार्क में बेंच रखी है, यहाँ पर लिखा है केवल आर्य बैठ सकते हैं, यानी केवल जर्मन जो नाथसी जिन्हें मानते थे कि इनकी नस्ल अच्छी है वो बैठ सकते थे। यहाँ पर एक चित्र है, इसमें एक संकेत दिया हुआ है कि ये जो एक बीच है समुद्री स्नान के लिए, यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं है, यहूदी फ्री है, ज्यू फ्री है। तो यहूदियों का जो हाल हुआ था, ज्यूज का हाल हुआ था, वो इस तरीके का था। आप इस चित्र से देख पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। अब ये पहला चरण था कि पहले इनको बहिष्कार किया जाए। ये 1933 से 1939 तक चला। उसके बाद आया समय 1940 से 44, इसे कहते हैं घेटोइजेशन, मतलब दड़बे में डाल देना। अब दड़बे में डालना मतलब, एक तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उसके बाद उनको घेटोज में, यानी कि बिल्कुल अलग थलग कर दिया। जब बहिष्कार कर देंगे तो क्या होगा कि अपने आप घेटोइजेशन हो जाएगा। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात में करें, हिंदुस्तान का इलाका देखें, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं और जो निचली जाति के लोग हैं वो हमेशा अपने अपने इलाकों में रहते हैं, इनको घेटोइजेशन कर दिया गया है। मुस्लिम कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकता, या फिर मेन पब्लिक में, या फिर नॉर्मल समाज में नहीं रह सकता, वो अपने ही इलाके में रहता है। इसी तरीके से जो छोटी कास्ट के जिसको माना जाता है वो अपने इलाकों में रहते हैं, वो कभी भी मेन इलाके में नहीं आ पाते। यही इसे ही घेटोइजेशन कहता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अब तीसरा जो चरण था वो था सर्वनाश। देखिए आप, ये शब्द को कहते हुए भी अगर आप सोचें, जिनको ये हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है, उन्होंने ये देखा है, और हम तो केवल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये देखा है उनका क्या हाल हुआ। अब इन्होंने कहा फाइनली तीसरा चरण 1941 के बाद कि अब तुम्हें जो रहने का अधिकार नहीं। अब देखिए, ये यहाँ पर वायर लगे हैं जिसमें करंट है, किसी ने दौड़ने की कोशिश की तो किस तरीके से वो मर जाते थे। ये गैस चैम्बरों के बाहर कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये यातना ग्रह है, और ये सब इसलिए बनाए गए थे कि इनकी मास किलिंग की जाए, मतलब ग्रुप्स मिला ला के हजारों की तादाद में इनको मारा जाए। किनको? यहूदियों को, ज्यूज को। एक शब्द आएगा हॉलोकॉस्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कई चीजें इस पे बनी है, कई किताबें इस पे लिखी गई है। अब नाज़ी जर्मनी की बात नहीं हो रही। जर्मनी एक अच्छा देश है, आज भी बहुत टॉप देश है, बहुत डेवलप्ड देश है। लेकिन जो नाज़ी का समय था उसमें जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति, तो युवाओं की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। इन चित्रों से मैं आपको बताऊंगा कि अब देखिए, हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, ठीक, लोगों को सब्ज़बाग दिखाता था, तो युवा जो थे वो उसके प्रति बड़े आकर्षित थे। उसका मानना ये था कि हिटलर का, कि एक शक्तिशाली जो नाज़ी समाज है अगर उसकी स्थापना की जाए तो बच्चों से, या कहें कि स्कूलों से, या बचपन से उनमें घुट्टी ये पिलानी पड़ेगी, किसकी? इन नेशनलिज्म की, इन सब चीजों की। तो नाज़ी उन्होंने क्या किया कि अब एक तो इस पे कंट्रोल ले लिया, स्कूल में सफाई हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। ये सफाई वो नहीं कि कचरा हटाना है, ये सफाई किसी और तरीके की है। तो सबसे पहले जो यहूदी है या फिर कोई ऐसा राजनीतिक रूप से अगर अविश्वसनीय आदमी दिखाई दे रहा है जो शिक्षक है, पहले उसको हटा दिया जाता था या मार दिया जाता था। बच्चों को बिल्कुल अलग अलग बिठाया जाता था, यानी कि जर्मन और जो यहूदी बच्चे हैं अलग अलग बैठते थे, साथ में खेलते भी नहीं थे। बाद में जो अवांछित बच्चे, जिनको जो यहूदी है या जिप्सी है या कोई बच्चा विकलांग है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। और 40 का दशक जो था उसमें तो वाकई में इन सबको ले जाके गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था कि मारो इनको। जो अच्छे जर्मन बच्चे हैं उनको बहुत जबरदस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, बड़ी लंबी प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी।
तो स्कूली पाठ्यक्रम जो है, किताबें हैं, बड़ी अपने हिसाब से इन्होंने लिख दी। इन्होंने क्या किया कि नस्ल के बारे में जो इन्होंने अपनी बात कही, उसको बकायदा एक नस्ल विज्ञान का एक एक टॉपिक या फिर कहें एक पाठ्यक्रम बना दिया। और फिर उसके बाद ये देखा कि उन्होंने हर जगह ये बताने की कोशिश की कि वो किसके प्रति आज्ञाकारी बने या वफादार बने, हिटलर के प्रति। और किससे नफरत करें, केवल यहूदियों से। इन सारी जो कहानी है, जो सारी जो इनका प्रशिक्षण था, वो उसी तरीके से था। अब मैं अगर आपको चित्र दिखाऊं तब आप समझ पाएंगे कि ये यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता एक चित्र है कि जो भी दिखाया जा रहा है उसमें यहूदियों को के खिलाफ बच्चों में ये भावना भरी गई। यहाँ पर यहूदी और बच्चे, यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थी जा रहे हैं और बाकी लोग नाच गाना कर रहे हैं। अब इनकी हालत देखिए, ये नाज़ी में उस समय होता था। अब अच्छे जर्मन कैसे बनेंगे भाई? उनका हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी हो, फौलादी बच्चे बने, ताकतवर हो, मर्दाना हो। और सबसे बड़ी चीज थी कि राष्ट्रीय समाजवाद, जैसे नेशनलिज्म की भावना है, वो इनमें भरी जाए। तो 10 साल की उम्र में बच्चों को युग फोंक युग फॉर्म इसमें डाला जाता था। जब ये 14 साल के हो जाते थे तो उनको हिटलर का जो संगठन है उसमें, युवा संगठन, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी, उसमें आना पड़ता था। किनको? जो बच्चे 14 साल के हो गए। अब यहाँ पर उनको युद्ध के बारे में, आक्रामकता के बारे में, हिंसा के बारे में, लोकतंत्र की मतलब खासतौर पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की निंदा करनी चाहिए, यहूदियों की निंदा होनी चाहिए। और वो बताते थे कि कौन से अवांछित पक्ष हैं। उसके बाद 18 साल में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा देते थे और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। और किसी न किसी, ये जरूरी था इनके लिए कि जो नाज़ी संगठन है उसकी सदस्यता इन बच्चों को, या जो बच्चों से बड़े हो गए 18 साल की तरफ आ गए, उनको लेनी पड़ती थी। युंग फोंग करके एक शब्द आया है इसमें। तो 14 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए जो नाज़ी युवा संगठन था उसका नाम है। अब ये अलग अलग स्रोत हैं जिससे बाकायदा बताया गया है कि कहाँ क्या क्या होता था उनके साथ। इसको जरूर आप देखिएगा। यहाँ पर मैं एक चित्र दिखाता हूँ, बड़ा हृदय विदारक चित्र है। ये यहूदी बच्चे हैं जिनको थोड़ी ही देर में मार दिया जाएगा। ये गैस चैम्बर में इनको डाल के मारा जाएगा। अब वो बच्चे दिखा रहा हूं मैं आपको जो हिटलर चाहते थे कि ये बड़े, ब्लॉन्ड, आर्य समाज वाले, इनके आर्य समाज वाले। और जो पोलैंड में जिनका जब कब्जा हो गया तो माँ बाप से बच्चे ले लिए जाते थे, उसका एक चित्र है। तो नाज़ी युग लीग का गठन 1922 में हुआ। उसके 4 साल बाद इसका नाम हिटलर यूथ कर दिया गया। और 1933 में आते आते आपको आश्चर्य होगा कि इस संगठन में 12.5 लाख बच्चे आ चुके थे। तो कितने सारे लोग आए और युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी जितने भी युवा संगठन थे उन सबको भंग कर दिया गया, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि अब केवल हिटलर और नाज़ी चलेंगे। मातृत्व की नाज़ी सोच क्या थी? अब नाज़ी जर्मनी में हर बच्चे को यही सिखाया जा रहा था कि औरतें बुनियादी तौर पे जो मर्दों से अलग होती हैं, भिन्न है। उन्हें बताया जाता था कि औरत मर्द में समान अधिकार नहीं हो सकते। अगर ये ऐसा होगा तो समाज नष्ट हो जाएगा। उनके हिसाब से, नाज़ियों के हिसाब से, लड़के आक्रामक होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होने चाहिए, लड़कियां नाजुक होनी चाहिए, मां बननी चाहिए, और साथ में बच्चों को जन्म दे और लालन पोषण करे। और नस्ल की जो शुद्धता है वो जरूरी है। ये औरतों का काम है कि नस्ल जो है वो शुद्ध रहे उनका। तो इसमें जो नाज़ी मूल्य मान्यताएं सिखाने के लिए मां को दायित्व सौंपा गया। तो 1933 में हिटलर ने क्या बात कही थी, इसको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आपको, कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। लेकिन जो माओ का के साथ बर्ताव होता था वो बहुत गलत था। कि अगर माताएं या माँ अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करती थी तो उनको इनाम दिया जाता था। लेकिन अगर वो अवांछित बच्चे पैदा करती थी, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर वो किसी दिक्कत में होते थे और पैदा होते थे, तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या किया जाता था। तो तमगे उमगे देते थे ये लोग। अगर अच्छे बच्चे पैदा किए और बहुत सारे बच्चे पैदा किए, जैसे 4 बच्चे जो पैदा करती थी माँ, उनको कांसे का
तमगा मिलता था, पदक। 6 बच्चे जो पैदा करती थी उनको चांदी का, और जो 8 बच्चे पैदा करती थी उनको तो सोने का तमगा दे दिया जाता था। और जो ये औरतें उल्लंघन करती थी, जो मतलब जो आचार संहिता इन्होंने लगा रखी थी, उसकी अगर वो औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा निंदा की जाती थी, क्योंकि वो आर्य मतलब वैसी चीज क्रिएट नहीं कर पा रही है जैसा चाहते थे। तो बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पे काली पोत के तख्ती लटका के उनको घुमाया जाता था, और इसमें लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, गंदा किया है। अब इनको औरतों को सजा दी गई, और परिवार भी छीन लिया गया, नागरिक सम्मान भी छीन लिया गया। अब इसमें एक बात आती है कि प्रचार की कला। इन्होंने क्या किया, नात्सियों ने और हिटलर ने, उनको बड़ा अच्छे से पता था कि अगर हम प्रोपेगेंडा करें, यानी कि हम प्रचार करें, तो जो प्रचार है उसका माध्यम बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या किया, बड़े नए शब्द इजाद किए। हत्या और मौत इनके किसी भी जो सरकारी या अधिकृत दस्तावेज में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो सामूहिक हत्याएं हो रही हैं उसका नाम उन्होंने दिया विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, मतलब अब मार दिया जाएगा। यूथनेजिया, जो विकलांग है उनको मारने के लिए यूथनेजिया। और उसके बाद चयन और संक्रमण मुक्ति, ये शब्द यूज किए। इवैक्यूएशन का मतलब था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना है, और इन गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। और गैस चैम्बर एकदम स्नानागार जैसे हमारा बाथरूम में वैसे दिखाई देता था, उसमें बाकायदा फव्वारे लगे हुए थे। अब शासन जो है उसमें उनको समर्थन तो चाहिए, तो मीडिया का बड़ा अच्छा उपयोग किया। तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इसमें ऐसी चीज दिखाई गई पोस्टरों में, जर्मनों के जो दुश्मनों की जो रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था। कहने का मतलब है समाजवादी जो उदारवादी है उनको कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में सामने पेश किया जाता था, शैतानों के रूप में किया जाता था। तो बहुत, अगर आप देखें कि एक द इटर्नल ज्यू, ये अक्षय हिंदी, ये एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना प्रोपोगंडा पेश किया। और जो दाढ़ी बढ़ाए हैं, जो काफ्तान यानी कि चोगा पहने हुए हैं, जो जो कि ज्यूज होते हैं उस तरीके से, उनको भी ऐसा दिखाया गया कि ये सबसे गलत लोग हैं। उनको केचुआ, चूहा, कीड़ा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। बल्कि जो चाल ढाल है उसकी तुलना वही करते थे कि छुछुंदर छुछुंदर है। अब ये सब चीजों का लोगों में असर भी हुआ लोगों में, क्योंकि अब अगर आप मीडिया के तौर पर बार बार चीज दिखाएंगे, लोगों के दिमाग में डालेंगे, समाचार पत्रों में ये चीज आएगी, तो लोगों को क्या लगेगा? लोग तो इससे मतलब जो चीज आप फीड करते रहेंगे वैसे ही तो होगा। और ये भी दिखाया गया कि हालात खराब है, और समाज को अगर ऊपर उठाना है तो बस उसके लिए हल केवल नात्सी है, केवल नात्सी ही इसका हल है। ये देखिए, एक चित्र दिखा रहा हूं, यहूदियों पर हमला करता एक नात्सी पोस्टर है। और इसमें एक पंक्ति है, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वो भयानक अपराध करता है। यानी यहूदी जो है पैसे के लिए काम करता है, और वो तब तक चैन से नहीं बैठता जबकि नोटों से भरे बोरे पे बैठ ना जाए। और ये देखिए नॉर्मल चेहरा है जो थोड़ा रिजेंबल करता है यहूदियों से। ये कुछ इस समय के प्रोपोगंडा है कि तुम सिर्फ हिटलर के हो, और राष्ट्रीय समाजवाद की बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि ये सब मार्क्सवादी है, और अमेरिका को दुश्मन दिखाया गया। ये सब मार्क्सवादी, पूंजीवादी, ये सब सब बड़े बेकार हैं, केवल आप हम पे विश्वास करिए, राष्ट्रीय समाजवाद पे। ये एक और चित्र है, इसमें 20 के दशक का ये चित्र है, एक नात्सी पोस्टर इसमें दिखाया गया है। तो मैं आपको जरा एक लिस्ट वाइज जरा ये बताता हूँ कि हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 अगस्त 1914 में, ये डेट बढ़ रही है आगे, इस हिसाब से देखिए, 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 यानी कि 4 साल बाद करीबन जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ 9 नवंबर 1918 को। उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 यानी कि देखिए 19 और 33, इतने सालों बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है।
1 सितंबर 1939 यानी कि 6 साल बाद जर्मनी पोलैंड में घुस जाता है, दूसरे विश्व की युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब 22 जून को जर्मन सेनाएं सोवियत में घुस जाती है, लेकिन आपको पता है सोवियत तो रुकने वाला नहीं है, वो तो नहीं झेल सकता। तो 23 जून 1941 में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। अब आया अमेरिका, अमेरिका भी इसमें विश्व युद्ध में आ गए 8 दिसंबर 1941। तो अब सोवियत में ये घुस गए थे, तो 27 जनवरी 1945 में सोवियत फौजें ऑश्विट्ज एक जगह है उसको मुक्त कराती है, और 8 मई 1945 में यूरोप में जो मित्र राष्ट्र है जर्मनी के अगेंस्ट जो है वो जीत जाते हैं। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या क्या अपराध हुए, हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली, क्योंकि नाजियों ने बहुत बहुत ज्यादा अन्याय किए। अब जर्मनी का हर आदमी ऐसा नहीं था कि नाजी, जैसे मैं कहता हूँ कि जर्मनी अलग है, नाजी अलग है। कई लोगों को लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर विरोध किया है तो उनका हश्र वही होना था। एक इसमें एक बड़ी अच्छी सी मैं एक बात कहता हूँ, इसको समझिए कि एक ये जो साहब है यहाँ पर खड़े हुए, तो पहले इन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा हुआ है अपना, उस समय की सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी कि नाजी आए, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए, उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि वो ये साहब जो है कम्युनिस्ट नहीं, ये गोस्तापो साहब ने लिखा है, गोस्तापो साहब। तो नाजी आए, उन्होंने देखा कम्युनिस्टों को ढूंढ रहे थे, ये कम्युनिस्ट नहीं थे, उसके बाद वापस चले गए। फिर वो आए सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, ये सोशल डेमोक्रेट भी नहीं थे, ये वापस चले गए। उसके बाद ये आए और ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने लगे, ये ट्रेड यूनियन वाले भी नहीं थे, ये लोग वापस चले गए। उसके बाद ये फिर आए यहूदियों को ढूंढते हुए, ये यहूदी भी नहीं थे, वापस चले गए। और इन सब को ढूंढते ढूंढते फिर ये जब आए इन अंत में जब वो मेरे लिए आए, यानी कि इनके लिए आए, तो बाकी इनके साथ कोई भी नहीं था, इनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि इनके साथ अगर कोई भी होता, आप सोचिए, ये आते कम्युनिस्टों को ले जाते, फिर यहूदियों को ले जाते, फिर उसके बाद डेमोक्रेट्स को ले जाते, तो ये इनका काम ये था। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बहुत गंभीर समय हाल था उस जगह का। ये एक चित्र है जिसमें जो वारसा घेटों में के जो निवासी हैं उन्होंने दस्तावेज इकट्ठे किए, और ये दूध का कनस्तर है, दूध के टिनों में डाल दिए, और उसके बाद बहुत सालों बाद 1950 में लोगों के हाथ लगाए, और उससे पता चला कि क्या क्या हुआ था। तो कई चीजें ऐसी हुई, इसमें कई लोगों ने, जैसे थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स, ये सब चीजें लोगों ने बनाई है। जो शॉर्लट बेरोट साहब थे, उन्होंने अपनी डायरी में, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बस ये कि लोगों ने अपनी चीजें इसमें बताई, दिखाई, और कई जो उसमें ऐसे थे कि ये कहते थे कि मुझे बस ना जब एक बार युद्ध खत्म हो जाए ना, मुझे आधे घंटे का समय दे देना, ताकि मैं बता सकूं कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो किन किन ने कहा था, कैसे हुआ था, ये देखिए इसमें ये लाइन देखिएगा। एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि युद्ध के बाद केवल मुझे आधा घंटा मिल जाए, मैं आधा घंटा जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि जब हो रहा था तो किसी को पता नहीं था कि होलोकॉस्ट चल रहा है। अभी होलोकॉस्ट क्या था, महाध्वंस क्या था। अभी तक जर्मनी की बात बाहर इतनी अच्छे से नहीं पहुंची थी, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा वहां क्या रक्तपात होता है, कैसा दमन हो रहा है। और जब जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र की तरह हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी हार हुई, लेकिन उसके बाद जो इस दरमियान जो होलोकॉस्ट हुआ, यानी कि कत्लेआम हुआ, उसको महाध्वंस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आधा घंटे जीने वाली बात, तो दुनिया को बहुत बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। जो जैसे मैंने कहा कि इस कनस्तर में जो चीजें थी उससे पता चला, लोगों ने जो नोटबुक लिखी, दस्तावेज लिखे, उससे पता चला कि क्या क्या हुआ। और आखिर में ये भी हुआ कि नाजी नेतृत्व में लोगों ने, नाजी नेतृत्व ने क्या किया, लोगों को कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि सब कुछ जला दो, कुछ ना बचे। तो ये स्मृति लेख, साहित्य, वृत्तचित्र, शायरी, स्मारक, संग्रहालय, इसमें सब कुछ है। और हम कई जगह देखते हैं कि ये जो जुल्म ढाए गए, कई लोग इसको खामोशी देश से देखते रहे, और कई लोग खामोशी से उन्होंने अपनी जान दे दी। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा। डेनमार्क बड़ा समझदार था, उसने क्या किया, वहां के जो अपने यहूदी थे
उनको सबको निकाल लिया था जर्मनी से। तो गांधी जी ने भी हिटलर के को से बात की, गांधी जी ने भी हिटलर को लिखा, हिटलर ने भी गांधी जी को पत्र लिखा, तो इस तरीके से बातचीत हुई। तो ये बात हुई हमारी इस नाथसी ये समाज की, ये कहें नाथसी के, और उसके बाद हिटलर के उदय की। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जो चीजें हुई, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर हिटलर फिर खत्म हो गया, जितना नुकसान हुआ उस देश का, जितना लोगों का नुकसान हुआ, ये आगे कभी ना हो। इसीलिए हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि युद्ध केवल केवल नुकसान लाता है। आप किसी के प्रति अगर भेदभाव रखते हैं, नस्ल के प्रति भेदभाव रखते हैं, उसके कास्ट, क्रीड या रिलीजन के खिलाफ भेदभाव रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हिटलर के जैसा सोचते हैं, नाज़ियों की तरह सोचते हैं। अच्छे आदमी बनिए, अच्छे लोग बनिए, क्योंकि समाज जो है वो तभी अच्छा चलेगा जब आप सबके लिए समान भाव रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।